हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए HPTGT की एक और वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम और देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस पैटर्न से आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन का जो एक तरह से लेवल है वो कैसा है, ठीक है, एंड हाउ टू सॉल्व देम। आई एम श्योर कि जो बच्चे HPTGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने ये पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। कुछ बच्चों ने नहीं किए हैं तो वो भी देख सकते हैं, जिन्होंने किए हैं वो तो डेफिनेटली उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू डू दी क्वेश्चंस। प्लस इससे हमको थोड़ा सा सिलेबस का भी पता चलता है कि किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हमने पिछली वीडियोज़ में भी इतने सारे डिस्कशन किए हैं, वहां से भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि इसके अंदर से ये पैटर्न है, ये आया है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। आफ्टर दैट आज एक चीज और है कि द सीक्रेट टू क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है। तो सीक्रेट जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड कि सीक्रेट क्या है अगर एक एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। बहुत से बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज होती हैं, उसमें से एक है। तो एक क्लास के साथ साथ आपको एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए एक टिप है जिससे कि आप अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हैं और उसको डेफिनेटली क्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी PYQs ऑफ बायोलॉजी की के अंदर कैसे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि ईच फुट, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ईच फुट ऑफ ऑस्ट्रिच हैज, ठीक है। अब ऑस्ट्रिच जो है उसका जब आप एनिमल किंगडम करते हैं, या जब हम इसको एनिमल किंगडम को करेंगे उसके अंदर जब हम बहुत सारे आपके किंगडम्स करते हैं, उसके अंदर हम जब हर एक जैसे रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, वो सारी चीजें करते हैं, वहां पर भी आपको जैसे ऑस्ट्रिच है तो उसका देखो कुछ क्वेश्चंस ना बहुत डायरेक्ट हैं इसके अंदर, है ना। जैसे कि आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, कुछ चीजें जो आप फीचर में करते हो, जैसे ये ऑस्ट्रिच वाला जो पार्ट है इसको आप क्या करते हो, आप इनको फीचर्स में करते हो, ठीक है। तो जब आप ऑस्ट्रिच पढ़ोगे उसके अंदर आप फीचर करोगे तो उसमें आप पहले ही मेंशन होता है कि उनके पास जो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, फुट जो है लोकोमोशन के लिए ऑस्ट्रिच के अंदर, दे हैव 2 अनइक्वल डिजिट्स, ठीक है। तो अब बहुत से बच्चों को कि ये डायरेक्ट है, ऐसा है, इसमें कैसे वो चीजें करनी है, वो भी हम देखते ही हैं। प्लस आपको इसमें थोड़ा बहुत ये भी पता चलेगा, देखो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जिसके अंदर हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं, ठीक है, वो भी करेंगे, ठीक है। तो स्नेक्स लैक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नेक्स लैक। अभी क्या है कि स्नेक्स क्या है आपका रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है। मुझे बताना कि स्नेक्स जो है वो किसके अंदर आता है, ऑब्वियसली, ठीक है, कमेंट करके भी बताओ कि स्नेक्स जो है वो किसके अंदर आते हैं। प्लस अभी देखो स्नेक्स लैक, कि स्नेक्स के अंदर क्या लैकिंग होती है, कि उनके अंदर क्या चीज नहीं होती है। तो स्नेक्स के अंदर जो है वो क्या नहीं होता, दैट इज टिम्पैनम, ईयर्स बोलते हैं आप इसको, ठीक है। टिम्पैनम पार्ट है आपका ईयर का, वो आपका यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है स्नेक्स के अंदर। तो इट इज अगेन अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आपका टिम्पैनम इज द आंसर। हाइला क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइला क्या है। अभी जब फिर से वही चीज देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना वो आपके एनिमल किंगडम प्लस प्लांट किंगडम। मैं बहुत बार ये चीज बोल चुकी हूं कि एनिमल और प्लांट किंगडम को आप जितना डिटेल में कर सकते हो आप उतना करोगे, ग्रेजुएशन लेवल पर करोगे, आपके लिए वो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। मैक्सिमम आपका क्वेश्चन पेपर है वो यहीं से है ना। अब इस चीज को पढ़ना कैसे है वो डेफिनेटली कम टू द क्लास, ठीक है, विल डू ईच एंड एवरीथिंग। अब वहां पर जब आप देखोगे कि ठीक है ये क्वेश्चन आया है, अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, अब हर चीज, अब हर एनिमल तो नहीं पढ़ने लग जाओगे, ऑस्ट्रिच है ये है, अब कैसे करोगे आप इन चीजों को, ठीक है। उसके लिए वी आर ओवर हियर, ठीक है। तो हम क्लास में वो सारी चीजें करते हैं कि कौन सी चीज, कौन सा एलिमेंट जो है आपके लिए रेलिवेंट है वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्लास में आना है, क्लास अटेंड कीजिए एंड ट्रैक योर एग्जाम, ओके। सो अभी हाइला क्या है, हाइला देखो, हाइला इज अ, ये एक ऐसा वो है जिसको आप कहते हो ट्री फ्रॉग। तो हाइला जो है वो एक ट्री फ्रॉग है, ठीक है। बाकी सब भी होते हैं जैसे सैलेमेंडर है, मड पपी है, ब्लाइंड वॉर्म है, इनका अदर नेम है। तो हाइला का अदर नेम क्या है आपका, हाइला को हम और क्या बोलते हैं, फ्रॉग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शार्क्स आर, वैसे तो शार्क्स क्या है, दे आर एक्वेटिक, ठीक है ना, पानी में रहती है, ठीक है, दे आर एक्वेटिक। लेकिन शार्क्स जो है उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फर्टिलाइजेशन का, जो रिप्रोडक्शन के अंदर ही होगा फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें जो है डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो आपके जितने भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं वो आपका डिपेंड करता है कि किस तरह का नेचर है, तो कैसा नेचर शो करते हैं वो। तो शार्क्स जो होती हैं दे आर
ओवोविवी पैरस। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है इनसाइड द वूम्ब, ठीक है। तो इसका आंसर है शार्क्स जो होते हैं दे आर ओवोविवी पैरस। देखो अभी तक आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है आपके उसके अंदर एनिमल किंगडम से। इससे पिछली वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको दिखाए थे दे वर प्लांट किंगडम। तो आपको मैं ये चीज भी बताना चाहती हूँ कि देखो प्लांट किंगडम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और एनिमल किंगडम भी, ठीक है। आपको दोनों डिटेल में करना है ऑन द ग्रेजुएशन लेवल, यू हैव टू डू। अब इस ग्रेजुएशन लेवल में इतना सारा सिलेबस है, आप उस चीज को कैसे करोगे, ठीक है। तो फिर हम उसको अच्छे से करते हैं गाइड करके, वी आर ओवर टू गाइड यू पीपल कि आपको वो चीज कैसे करनी है। जहां पर लगेगा कि कंसेप्ट जो है, देखो हर एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट आपका अच्छा होगा, कंसेप्ट की बेसिक जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होता है। तो उसकी भी जो एक स्ट्रैटेजी होती है वी डेफिनेटली डू इन एवरीडे क्लास, ठीक है। जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास दे नो कि मैं आपको जो चीजें करवाऊंगी वो या हम मिलकर जो चीज करेंगे क्लास के अंदर वो ऐसा ही होगा, ठीक है। कि आपको उसके अंदर पूरी डिटेल में चीजें करवाई जाएंगी, आपको हर एक चीज बताई जाएगी कि आपको कौन सी चीज कैसे करना, कौन सा पार्ट जो है वो रेलेवेंट है, कौन सा पार्ट जो है वो इररिलेवेंट है, आपको जो है वो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। सो हम वो क्लास में करेंगे। ओके, एविस्ट्रेशन जो है इट इज फाउंड इन, अब एविस्ट्रेशन जो होती है इट इज द प्रोसेस जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर रिमूव्ड, ठीक है। उसको रिमूव किया जाता है इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। और ये जो है ये कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो है रिमूव होते हैं, उसको होते हैं एफिस्ट्रेशन। और ये सबसे ज्यादा कहां देखी जाती है, इट इज मैक्सिमम फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा। अब आपको पता है इकाइनोडर्मेटा भी आप क्या करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, ठीक है, एस्केल्मेंट्स हैं, जो आपके ये हैं इकाइनोडर्म्स हैं, फिर आपके सिलेंट्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, इन सब में ही पढ़ते हैं, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इन चीजों को हम करते हैं। वहां पे बेसिक फीचर होता है एफिस्ट्रेशन इकाइनोडर्मेटा का, इसको हम वैसे भी पढ़ते हैं कि जो इकाइनोडर्म्स है उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की ऐसे रिमूवल होती है, ठीक है। तो ये भी आपका फीचर्स से क्वेश्चन है, फीचर्स जो हैं आपके इकाइनोडर्म्स के उसके अंदर से ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिक्स। देखो अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए एक जैसी स्ट्रैटेजी भी लग सकती है। जैसे देखो अगर तो क्वेश्चन डायरेक्ट है तो आपको वहां पर कोई भी स्ट्रैटेजी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे ये अभी तक जितने क्वेश्चन है ये 5, ये सबके सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये फीचर्स में से आए हैं, तो इसलिए मैंने इनका कोई ऐसा सच एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। बहुत से बच्चों को लगता है कि इसमें भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन की आई गिव यू सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो वो भी कर लेंगे, नो इश्यूज, ठीक है। क्योंकि दिस क्लास एंड दिस सेशन इज टोटली स्टूडेंट ओरिएंटेड, जैसे स्टूडेंट्स को लगेगा कि हाँ जी ये चीज कंफर्टेबल है, विल डू दैट, ठीक है। ओके, तो 5 क्वेश्चन तक इसलिए भी वो चीज नहीं हुई है आपके एलिमिनेशन मेथड क्योंकि आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और है ना, जैसे हाइला था, ट्री फ्रॉग भी कहते हैं उसको, ये तो आप जनरल फीचर्स के अंदर भी करते ही हैं। तो इसके अंदर दैट इज वाई मैंने उसमें कोई ऐसा आपको कोई बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन नहीं दी। जहां जरूरत है, जहां मुझे लगता है कि हाँ यहां पर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको वो सारे पैटर्न बता रही हूं, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे मेन कॉज इसमें पूछा गया है, मेन कॉज है कारण बताइए एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज का मतलब क्या होता है कि स्पीशीज जो है वो जा रही है ना, डिप्लीट हो रही है या डैमेज हो रही है या दे आर लीडिंग टू डेथ। तो वो किसकी वजह से है, कहां पर, ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल ऐसा रीजन है जहां पर मैक्सिमम जो है वो क्या होते हैं आपके फ्लोरा फोना एग्जिस्ट करता है ना ट्रॉपिक्स पे। तो वो कह रहे हैं ट्रॉपिक्स पे ऐसा क्या है, देखो अगर तो एक्सटिंक्शन की बात हो रही है तो पहला ऑप्शन देखो एफॉरेस्टेशन है। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और एक्सटिंक्शन का कोई लेना देना नहीं है। देखो लेना देना इन द सेंस कि दे आर अपोजिट। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। और क्वेश्चन की डिमांड है एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज जो है वो खत्म हो रही है। तो एफॉरेस्टेशन तो रीजन नहीं हो सकता ना खत्म होने का, तो ये तो नहीं होगा, कैंसिल हो गया। अब बचे 3। देखो सबसे पहली बात अब देखो यहां पर देखो डिफॉरेस्टेशन, चलो ऐसे चल पड़ते हैं, ऑप्शन वाइज चलते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना, कटिंग ऑफ ट्रीज। हाँ ये लग रहा है क्योंकि कटिंग ऑफ ट्रीज, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो एक्सटिंक्ट होंगी स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, पोल्यूशन।
पॉल्यूशन तो कंटामिनेशन होता है किसी भी चीज का, उससे एक्सटिंक्शन, ये तो एक आपका क्या है, कंटामिनेंट है, मतलब इसके अंदर हम कंटामिनेंट्स पढ़ते हैं पोल्यूशन के अंदर कि किसकी वजह से आपका एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो रहा है, जिससे पोल्यूशन हो रहा है ना। तो पोल्यूशन वाला तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी, है ना, सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज करता है, वहां पर वो चीज जो है दोबारा से ग्रो करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट इज कॉल्ड एज इरोजन ऑफ सॉइल इरोजन, है ना, जहां पर वो दैट इज रिलेटेड टू फर्टिलिटी। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की बात हो रही है, और यहां पर आंसर क्या होगा आपका, कटिंग ऑफ ट्रीज, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। तो करेक्ट आंसर इज डिफॉरेस्टेशन, इसका करेक्ट आंसर डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, सो ऐसे भी आप इन चीज देखो, पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर हमने क्वेश्चन की डिमांड देखी कि एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की बात कर रहा है वो, मेन कॉज कारण पूछा है, तो एक तो वैसे ही डिलीट हो गया, डिफॉरेस्टेशन, है ना। नेक्स्ट वन इज द फाइलम कॉमन टू यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास में आ रहे हैं, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है हमारे चैनल के ऊपर, आई एम श्योर कि वो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आई हैव डिस्कस दिस इन सो मेनी टाइम इन माय क्लासेस। जब भी मैंने क्लास में, हमने जब किंगडम वाला किया है, ये वाला फाइलम्स किए हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने की है, वहां पर इसका आंसर आई एम श्योर कि आप बिना सोचे इसका आंसर दे सकते हो, कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने क्लास में इतनी ज्यादा इस चीज के बारे में डिस्कशन की है कि वो क्लियर है। ठीक है, अब वो बच्चे जिन्होंने क्लास नहीं लगाई उनके लिए भी क्लियर होगा, ऑब्वियसली वो भी पढ़ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो आपके लिए भी आंसर करना बहुत आसान है, जो कि कैसा है, यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल है, एनिमल एंड प्लांट से कॉमन, यूनिसेलुलर है लेकिन एनिमल्स और प्लांट से कॉमन है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, अ फाइलम कॉमन टू यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट इज, देखो यूनिसेलुलर इन सब में से कौन सा है, एक तो मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा, फंगस और प्लांट्स क्या मल्टीसेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं, दे आर मल्टीसेलुलर, तो ये नहीं होगा। फंजाई जो होते हैं दे आर मल्टीसेलुलर, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है जी, अच्छा, फंगस के अंदर हम एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं कि फंगस को हम ऐसे पढ़ते हैं यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर। फंगस के अंदर यूनिसेलुलर जो होता है दे आर आपका ईस्ट, है ना, और वो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो मतलब फंगस भी नहीं है। मोनेरा के अंदर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम आर बैक्टीरिया, अब वो कह रहे हैं एनिमल और प्लांट्स की तरह सिमिलर, तो कॉमन जो होगा वो तो बैक्टीरिया तो नहीं होगा, तो क्या बचा, प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा के अंदर आपके यूनिसेलुलर होते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं उसके अंदर। आप देखो जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर हम इसके फीचर्स में ही ऐसे पढ़ते हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम है। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर आपकी जो फीचर है वो सबसे पहला फीचर है कि इट इज यूनिसेलुलर। ठीक है, सबसे पहली बात कि यूनिसेलुलर है। दूसरी चीज, इसके अंदर आप दूसरा एग्जांपल याद रखो कि इसके अंदर आता क्या है, एग्जांपल या फिर इट इंक्लूड्स, तो ये क्या इंक्लूड्स करता है, इट इंक्लूड्स दी ऑर्गेनिजम्स दैट आर एक्वेटिक, तो एक्वेटिक का मतलब है पानी में रहने वाले, है ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। और एक्वेटिक कैसे हो सकते हैं, एक्वेटिक के अंदर दोनों आते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर, दोनों आएगा, फ्रेश भी एंड मरीन वाटर भी, क्योंकि इसमें हमने एक्वेटिक। And when we talk about organism, it means we are talking about plant as well as animals, है ना, तो हमने इसमें वो नहीं किया, इसका मतलब दोनों आएंगे इसके अंदर, प्लांट्स भी एंड एनिमल्स भी, तो यूनिसेलुलर प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी। तो ये जब हम क्लास में हमने, और मैंने क्लास में डिस्कस किया है, मैं उनके लिए ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ जो जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, और जो क्लासेस में मतलब जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है एंड दे आर नॉट टेकिंग माय क्लासेस, उनके लिए थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैसे तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे आपके बीच में जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा, तो इट इज नॉट न्यू टू एवरीवन, बट इट कुड बी न्यू टू समवन जिसको थोड़ा सा लगता हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने सॉल्व के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी बता दिया है कि यहां पर देखो, और अभी क्वेश्चन यहां से आया, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना फीचर से कि यूनिसेलुलर एज वेल एज जो प्लांट और एनिमल दोनों को कंटेन करता, तो आंसर इज प्रोटिस्टा। ओके, चलो moving towards the next one is, if the diploid number of flowering plant is 36, what would be the chromosome number in its endosperm? अभी देखो, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल है, टफ है, बहुत इजी है। देखो कैसे, एक एक चीज को पहले की पॉइंट्स उठाओ यहां से, डिप्लॉयड नंबर यानी कि 2n है, फ्लावरिंग प्लांट्स, कमेंट करो
जो क्लासेस लगा रहे हैं या जो नहीं भी लगा रहे, जिनको भी पता हो, जिसको भी पता हो, फ्लावरिंग प्लांट्स किसके अंदर आते हैं? ठीक है, देखो चलो मैं ही बता देती हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, क्योंकि ये हम क्लासिफिकेशन में करते हैं, ये भी मैंने क्लास के अंदर बताई है चीज कि फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम प्लांट्स को पढ़ते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आपके आते हैं एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, है ना, एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो यानी कि ये एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म है। अब एंजियोस्पर्म के अंदर व्हाट वुड बी दी, अभी पूछ रहे हैं आपसे क्रोमोसोम नंबर, आपको दिया गया है फ्लावरिंग प्लांट का डिप्लॉयड नंबर 36, और पूछा है कि एंडोस्पर्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। सबसे पहले तो फ्लावरिंग प्लांट है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज एंडोस्पर्म, तो जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो एंडोस्पर्म का नेचर होता है इट इज ट्रिप्लॉइड, है ना, यानी कि 3n। ठीक है, अब ये क्या है आपका 36 डिप्लॉयड, यानी 2n जो है वो क्या है 36, और n क्या बन गया यहां से 18 ही बना ना, हाफ नंबर। अगर हैप्लॉइड नंबर निकालना हो तो 18 ही है, तभी तो 36 है डिप्लॉयड, यानी कि ये क्या है आपका फ्रूटिंग बॉडी है, 36 है डिप्लॉयड, तो इसको जो गैमेट होगा वो n हैप्लॉइड कितना होगा 36 का हाफ 18। ओके, हमारे पास आ गया हैप्लॉइड का स्ट्रक्चर। अभी हम वो कह रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर कितना होगा एंडोस्पर्म स्पर्म के अंदर, तो एंडोस्पर्म का जो नेचर होता है वो कैसा होता है ट्रिप्लॉइड 3n। तो अब इसको यहां से ऐसे कर दो, n की जगह 18 भर दो, कितना आ गया 54। द करेक्ट आंसर इज 54। अब ये हमने कैसे निकाला, टफ है? बिल्कुल भी नहीं। देखो क्या होता है, जो आपके गैमीट्स होते हैं दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नंबर, और जो आपके स्पोरोफाइट्स होते हैं दे आर ऑलवेज डिप्लॉइड इन नंबर। ठीक है जी, स्पोरोफाइट जो आपका जाइगोट बनता है फ्लावरिंग प्लांट का, डिप्लॉइड नंबर है तो यानी कि वो जाइगोट है। ठीक है, दैट इज, अगर वो देखो कोई भी डिप्लॉइड नेचर का कोई भी प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो उसका जो हैप्लॉइड नेचर होगा वो हाफ ही तो होगा उसका। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो 3n है ना, हमने तो पहले ही बोला था कि ट्रिप्लॉइड होता है नेचर में। ठीक है, तो फिर ये 3n आपने यहां पुट किया तो आपके क्रोमोसोम नंबर 54 आ गए। अभी और अगर मान लो आपको वैसे सॉल्व ना करना हो तो देखो ना, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है उसका नेचर तो पता ना आपको ट्रिप्लॉइड है, तो 36 का तो आधा है 18, ये तो हो ही नहीं सकता। ट्रिप्लॉइड है ये तो डिप्लॉइड नेचर, 36 तो वैसे नहीं हो सकता। आपको तो दोनों के बीच में ही कंपीट करना ना, वैसे दो ही ऑप्शन बचे आपके पास, सी या डी। 72 कैसे बनेगा, वो तो फिर वो तो उसका वो हो गया। अगर आप इसको वो करते हो 18 को 4 से, तो 4 तो नहीं होता उसका, टेट्रा तो नहीं है, एंडोस्पर्म का नेचर ही ट्रिप्लॉइड है, तो आप वैसे भी करके आप देख लो तो वैसे भी आपका आ जाएगा कि ये 54 बन जाएगा। बनेगा ना, बनेगा। ये जब हम फीचर्स करते हैं ना फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें जब आपका नेचर दिया होता है तो वहां से ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, वहां पर आपको सिर्फ नेचर याद रखना है। ये भी आपका फीचर के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम करते हैं वहां पर हम बताते हैं कि जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है ना, लाइफ साइकिल से क्वेश्चन है ये, आपके लाइफ साइकिल से डिपेंड करता है, और जिसको लाइफ साइकिल क्लियर होगी वो ये क्वेश्चन कर सकता है। तो हर एक प्लांट की आपको लाइफ साइकिल करनी है। ठीक है, जिन्होंने जो क्लासेस में कर रहे हैं उनको तो फिर ईजी हो जाएगा, आप जो नहीं लगा रहे हैं ठीक है, मैंडेटरी ऐसा नहीं है, बट हाँ एक गाइडेंस चाहिए होती है। यू नीड अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाए, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर आपकी तैयारी करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन रिच एल्गा इज, ये तो आपकी क्लास 12th से भी क्वेश्चन है। ठीक है, 12th के एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, और वैसे भी प्रोटीन रिच एल्गी जो सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच होती है दैट इज स्पाइरुलिना, सिंगल सेल प्रोटीन। ये आपकी 12th के एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, वहां पर भी इसका आंसर है, तो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सो द आंसर इज स्पाइरुलिना। नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड्स आर फाउंड इन, लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स क्या होता है, दे आर द मेल सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्लांट्स का, तो जो सबसे ज्यादा होते हैं ना इनके, तो आई थिंक इनका होता है आपका 1 से लेके 5 तक सेंटीमीटर, इनका जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। बट साइकस जो होता है इट हैज 50 सेंटीमीटर, एंथ्रोजॉइड्स की जो साइज होता है इट इज 50 सेंटीमीटर, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, साइकस का। ऐसी चीजों को हम छोड़ देते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस है। देखो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम किसी चीज की प्रेपरेशन कर रहे हैं मेक श्योर कि 90% क्वेश्चंस जो है वो आपको आते हो, 10% में हम ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं, जिसमें हम
उसके नंबर ऑफ जेनरा, नंबर ऑफ स्पीशीज छोड़ देते हैं। समटाइम्स क्या होता है, आपको जेनरा या स्पीशीज से अगर क्वेश्चन आ जाए, वो नंबर वाले ना 600, 300, 3 स्पीशीज, ये हम क्या करते हैं, यूजुअली हम इनको छोड़ देते हैं, है ना। तो या कभी कभी अगर पढ़ भी लिया है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें वो चीजें याद नहीं रहती। इसीलिए भी से कि हम 100% वो चीज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 200% के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 90% जो है आपको क्वेश्चन पेपर आता होगा। तो ये जो 10% है ना, उसके अंदर हम ये चीजें रखते हैं कि मान लो आपको साइज का ना याद रहा हो, ना पता चला हो, तो फिर आप वहां पर ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेलुलर सैक फंगस। अच्छा, पहला है यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल से बना है। नेक्स्ट वन इज सैक फंजाई। सैक फंजाई किसके अंदर आता है? फंगस की 4 क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बिसिडियोमाइसिटीज एंड लास्ट वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबका अलग अलग नाम होता है। तो जो आप इन चारों में से जिसको हम सैक फंजाई कहते हैं, दैट इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोस्पोर्स बनते हैं, दैट इज एस्कोमाइसिटीज, है ना। और करके एस्कोमाइसिटीज को और हम सैक फंगस या सैक फंजाई भी कहते हैं। अब इसके अंदर एस्कोमाइसिटीज के अंदर यूनिसेलुलर कौन सा है तो फंगस। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे यूनिसेलुलर प्लांट एनिमल वाला, वहां पर भी मैंने आपको एक चीज बोली कि वहां पर जो आपका जो सिंगल सेल है वो कौन सा है? ईस्ट। तो इसमें से ईस्ट कौन सा है? सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। ये तो किस में आता है? किसी और फंगस में है, ठीक। क्लेविसेप्स भी आपका फंगस ही है, पेनिसिलियम भी फंगस है, बट दे आर नॉट यूनिसेलुलर, दे ऑल ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर इन नेचर। तो ये है आपका सैक्रोमाइसिस, ये इसको आप ईस्ट भी कहते हो, ठीक है। तो दिस इज दी, और यही आपका एक्सेप्शन और एक्सेप्शन से क्वेश्चन आया है। इजी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियोसिस टेक्स प्लेस इन। अब ये मियोसिस क्या होती है? पहली बात, मियोसिस होती है, वी कॉल इट एज अ रिडक्शनल डिवीजन। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी कॉल मियोसिस एज द रिडक्शनल डिवीजन। देखो, बायोमेनिक बहुत अच्छी चीज है, मैक्सिमम वाई का आंसर हमारे पास होता है, ठीक है। आप पूछो मियोसिस क्यों, ठीक है। और ये पूछो कि यूनिसेलुलर जो है वो यूनिसेलुलर है, फिर भी इसको फंगस के अंदर प्लेस किया क्यों? एस्कोमाइसिटीज में ही क्यों? हमारे पास बायो में हर चीज का क्यों, हर में जब क्यों आता है हर क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास होता है, नॉट एवरी, ठीक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप वाई करो और आपको उसका रीजन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मियोसिस जो होती है वो कहां पर होती है? सबसे पहला पार्ट तो देखो, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मियोसिस का बेस पकड़ो। यहां से देखो कैसे बेस क्लियरेंस पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को ये वाला क्वेश्चन आ गया, ऐसा सा कुछ क्वेश्चन आ गया, और आपको ये क्वेश्चन आ गया और आपको नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। लेट्स डू इट विद आवर कंसेप्ट लर्निंग, है ना। लेट अस कंसीडर कि मियोसिस जो है वो किसके अंदर होती है। अब हमें नहीं पता किसके अंदर होती है, कौन सा ऑप्शन होगा। लेट अस डू इट नाउ। सबसे पहले मियोसिस होती क्या है? मियोसिस जो है इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। ये तो बहुत बार पढ़ा है, 11th से पढ़ते आ रहे हैं। Why we call it as रिडक्शनल? रिडक्शनल ही क्यों? इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम नंबर है इट गेट रिड्यूसेस टू, और इट गेट रिड्यूस टू हाफ, है ना। हाफ हो जाता है, हाफ क्रोमोसोम नंबर हो जाता है पेरेंट सेल से, यही होता है, ठीक है जी। वी कॉल इट एज रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑल्सो। हम इसको रिप्रोडक्टिव डिवीजन भी कहते हैं। इट शुड बी न्यू टू समवन, सम पीपल। वी कॉल इट एज रिप्रोडक्टिव जनरेटिव, कुछ भी आ सकता है। ये मियोसिस ही है। मियोसिस को रिडक्शनल, मियोसिस को ही रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है क्योंकि ये, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव डिवीजन भी कहते हैं। प्लस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरेटिव, क्योंकि इससे नई जो जनरेशन है वो जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। सो वी कॉल इट एज जनरेटिव ऑल्सो। सो मियोसिस हो गया। मियोसिस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये किस में टेक्स प्लेस करते हैं, कहां पर होती है मियोसिस। अब रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस हो रही है, अब हमें और भी पता है, इसका कंसेप्ट पता है ना कि हम इसको क्या क्या कह रहे हैं। ओके, नाउ कुनिडिया, पहला ऑप्शन है कुनिडिया। कुनिडिया हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता क्योंकि कुनिडिया हमेशा बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। पर मियोसिस तो हम बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि इट टेक्स पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही हो ना, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल वाला तो नहीं होगा, कुनिडिया तो बनते ही एसेक्सुअल में। गेम्यूल्स जो है, ये मैं क्लासेस में आपको गैमास कप्स जो है वो बनते हैं आपके ब्रायोफाइट से, गेम्यूल्स बनते हैं, वहां पर भी होते हैं, ये भी एसेक्सुअल है।
ये भी नहीं होगा, कोनिडिया भी नहीं होगा। अब बचे दो, सी मेगास्पोर एंड डी इज मियोसाइट। सी मेगास्पोर क्यों नहीं होगा? ये क्या है आपका फीमेल स्पोर्स बनते हैं ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव से बनते हैं। ये कह रहे हैं मियोसिस टेक्स प्लेस, तो सिर्फ फीमेल तो नहीं होगा, मेल भी होगा, दोनों होंगे तो नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा? मियोसाइट। एक तरीका ये मैंने वो सिचुएशन बताई है जहां पर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं आ रहा है और आपको नहीं पता। अब क्योंकि मेरे को कंसेप्ट का पता था कि कनीडिया और जो गेम्यूल्स हैं ये एसेक्सुअल में बनते हैं, कंसेप्ट तो लगा ना ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। अब बिना, अगर मुझे पता ही ना होता कि एसेक्सुअल सेक्सुअल है या मियोसिस का बेस नहीं पता होता, तो आई वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी मुझे पता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैंने उस हिसाब से आपको सॉल्व करके बताया है। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा, डायरेक्ट सॉल्विंग कैसे है? मियोसिस जिन भी सेल्स के अंदर होती है उनको हम कहते हैं मियोसाइट्स। ठीक है, तो मियोसाइट्स क्या है? साइट मींस सेल, तो वो सेल्स जिनके अंदर मियोसिस होती है वी कॉल देम मियोसाइट। तो डायरेक्ट तो आंसर ऐसे भी आ जाएगा कि मियोसाइट है। ये तब जब हमें पता होगा कि मियोसाइट होते क्या, हमने पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पहली बार नाम सुना, हमें नहीं पता मियोसाइट क्या है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय द कंसेप्ट लर्निंग। दैट इज वाई आई ऑलवेज फोकस ऑन कंसेप्ट लर्निंग, कि अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, किसी भी चीज का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, यू कैन क्रैक इजीली। आपके लिए वो क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टर्बेलेरियंस जो होते हैं दे आर फ्री लिविंग। देखो टर्बेलेरियंस जो होते हैं दे आर, वो ना आपके एक सबसे पहली बात तो दे आर हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि दे हेल्प्स जो है, ये आपका जो पार्ट है ये है आपका फ्लैटफॉर्म्स के अंदर होता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं फ्लैटफॉर्म्स के अंदर, और इसमें डायरेक्ट पूछा है तो फ्री लिविंग है, दे आर फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म्स, क्योंकि टर्बेलेरियंस जो होते हैं फ्लैटफॉर्म्स ही होते हैं, इसके अंदर आता है, हर्माफ्रोडाइट्स नेचर होता है। ठीक है, और ये आपका इसके अंदर आता है। ठीक है जी, इसको भी हम करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, अब आपको लगेगा कि हर चीज क्लास के अंदर होती है, फिर आप लोगों के लिए क्या होगा? तो जो बच्चे जो हम पीवाईक्यूज लेकर आते हैं, एक तरीके से हमारा जो मोटिव है वो ये है, आपको ये बताना है मेरा कि आपको कौन से पार्ट पे कैसे फोकस करना है, कैसे पढ़ना है। दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग पीवाईक्यूज। वी आर नॉट डिस्कसिंग पीवाईक्यूज टू मेक कंसेप्ट क्लियरेंस, है ना, कि मैं आपको यहाँ पर एक एक कंसेप्ट क्लियर कराऊं, फिर तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए होता है कि टॉपिक को आप टॉपिक वाइज ही करते हो। अभी उठा के एकदम से टर्बेलेरियंस कराऊंगी तो पहले मुझे एनिमल किंगडम आपको समझाना पड़ेगा, फिर तो हम इसी क्वेश्चन पे रह जाएंगे। द थिंग इज कि अगर हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको ये हम, मेरी कोशिश क्या है ये कि आपको यहां से ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है कौन से पार्ट से आ रहा है। ठीक है, हमारा यही मोटिव है, और आपको अपनी बायोलॉजी के अंदर कौन से पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। तीसरी चीज, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो वो तो मैं बता ही रही हूँ, और जितना हो सकता है मुझसे मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देती हूँ जो मुझे लगता है कि शॉर्ट है एंड आई कैन पिकअप। ठीक है, जैसे मयोसिस वाला था, मुझे था कि मैं आई कैन डू इट, है ना, मैं आपको ये यहीं पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बट व्हाट अबाउट दीज अदर, जैसे पॉइजनस लिजर्ड है, अब आप लिजर्ड करोगे रेप्टाइल्स के अंदर, तब हमको पता चलेगा ना, हम वहां पे बहुत सारी इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम हर एक लिजर्ड के बारे में वहां पर पढ़ेंगे, तब आपको मतलब एक एक वो टर्म्स होती है कि कौन सी चीज के, देखो एक्सेप्शन होता है या यूनिक फीचर होता है ना, वो दोनों आपको हर एक चीज से करने पड़ते हैं। तो वो चीज जब आप करते हो तब आपको वहां से वन लाइनर्स, वहां से ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मैं पहले लिजर्ड आपको एक्सप्लेन करूं, फिर मैं आपको बताऊं लिजर्ड रेप्टाइल, फिर मैं रेप्टाइल्स के फीचर्स बताऊंगी, तो फिर तो बहुत लंबी, 4 घंटे की क्लास भी कम है। ठीक है, इसीलिए जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ वो मैं आपको इसी वक्त करवा देती हूँ। ठीक है, ओके। द पॉइजनस लिजर्ड इज, इसमें से पॉइजनस कौन सी है? दैट इज हेलोडर्मा। इसमें से ना हेलोडर्मा जो है वो पॉइजनस होती है, इनके अलग अलग होते हैं, जैसे पिजन है। ठीक है, वो किसी और, वो गिरगिट कैमिलियन तो जो है आपका वो होता है ना, पेड़ के हिसाब से वो गिरगिट बोलते हैं जिसको आप रंग बदल देते हैं ना। ठीक है, तो ये नहीं है, जो पॉइजनस है दैट इज हेलोडर्मा। ओके, गिल कवर इज एब्सेंट इन, गिल कवर ना, इसको ऑपरक्यूलम भी कहते हैं, देखो ऑपरक्यूलम कहते हैं, एंड जो है इट इज एब्सेंट इन कॉन्ड्रिक्थिस, है ना, कॉन्ड्रिक्थिस या कॉन्ड्रिक्टाइसिस जो होती हैं आपकी फिशेस के अंदर, एक्वाटिक के अंदर, वहां पर दे आर एब्सेंट। ये फीचर है, जनरल फीचर का क्वेश्चन है ना, जनरल फीचर है। अब उसके में जब आप एग्जाम्पल करते हो कि कॉन्ड्रिक्टाइस में आते कौन से हैं, तो उसके अंदर आता है आपका शार्क। ये जो होते हैं दोनों सैल्मन, ये आते हैं ऑस्टियोथाइक्स में, है ना, ऑस्टियोथाइसिस में आते हैं, तो ये तो नहीं होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे ऑल ऑफ दीज भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? शार्क।
एक तरीका ये है, दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप इसको फिशेस की एक्सप्लेनेशन करोगे, ओपर्क्यूलम जो होता है वो ओपनिंग, वो गिल कवर इज कॉल्ड एज ओपर्क्यूलम, तो वो वहां पर एब्सेंट होता है, तो इनके अंदर दैट इज कंप्लीटली एब्सेंट, तो द आंसर इज शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, इसमें से एग लेइंग मैमल कौन सा है? कंगारू क्या है आपका, ये तो पाउच एनिमल है ना, इसके अंदर पाउच वाला होता है। वेल नो, पेंगुइन मैमल, ठीक है। द आंसर इज प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है आपका इट इज कंसीडर्ड एज मैमल, क्योंकि इसके जो फीचर्स होते हैं बहुत ज्यादा एफिनिटीज इसकी मैमल से मैच करती है, इसलिए वी कंसीडर इट एज इन दी मैमल। जैसे सबसे पहले एफिनिटी तो ये है कि इट इज एग लेइंग, ये भी एग लेइंग होता है, ठीक है, तो ये मैमल की तरह है, तो इट इज दैट इज व्हाई वी कंसीडर इट विद दी मैमल्स, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉलिप फेज इज एब्सेंट इन, देखो दो तरह के फेजेस होते हैं, एक होता है आपका पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा, ठीक है। तो पॉलिप जो होता है ना वो हाइड्रा के अंदर तो बहुत अच्छे से होता है, और फाइसेलिया के अंदर, ओबेलिया के अंदर भी एब्सेंट होता है आपका, ज्यादा जो प्रोडोमिनेंट है वो मेड्यूसा ऑरेलिया के अंदर होता है, और पॉलिप जो है वो एब्सेंट होता है, तो आंसर इज ऑरेलिया, ठीक है। तो दिस इज योर पॉलिप फेज जो कि आपके इसके अंदर ऑरेलिया के अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वैक्सी सब्सटेंस secreted by honey bee, ठीक है, हनी बी सीक्रेट टू रिपेयर कॉम्स इज कॉल्ड एज, फिर से हनी से क्वेश्चन आया है, द आंसर इज प्रोपोलिस, है ना, ये तो जीके में भी करते हैं ना, जीके जो हम करते हैं उसमें भी हम इन चीज को एक्सप्लेन करते हैं, प्रोपोलिस इज द आंसर। ओके, ट्यूब फिट आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर ऑफ, है ना, लोकोमोटरी का मतलब होता है, देखो लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों टर्म्स होती हैं और दोनों में फर्क होता है। जब हम बात करते हैं मूवमेंट की, तो मूवमेंट का मतलब होता है मैं एक जगह खड़ी हूं एंड आई एम मूविंग माय हैंड्स, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब होता है व्हेन आई एम मूविंग हियर एंड देयर, है ना, जब मैं पूरी मूव कर रही हूं, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोटरी, मुझे यहां से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। तो ट्यूब फीट जो होते हैं वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, किसके अंदर, दे आर कंसीडर्ड एज दी लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन स्टारफिश। तो जब हम फिशेस करेंगे, अगेन अ जनरल फीचर आपका वहां पर इसमें से आता है एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉलीमॉर्फिज्म, अभी उससे पहले आपको पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है वो पता होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि अकरेंस ऑफ सेवरल स्पीशीज, है ना, बहुत सारी स्पीशीज होती है एक जीनस, बहुत सारे उसके नंबर्स होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म एक जो आपकी जीनस है उसके बहुत सारी स्पीशीज, अकरेंस ऑफ मेनी ऑफ द स्पीशीज। तो इसमें से कौन सी जो ऐसा ऑर्गेनिज्म है या ऐसा कौन सा ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म है दैट शोज द पॉलीमॉर्फिज्म, तो देखो ट्रिपैनोसोमा मैंने क्लासेस के अंदर भी करवाया है, इसमें भी देखो 3 से 6 स्पीशीज वैसे तो ये भी है, फिसेलिया का भी होता है और टर्माइट्स भी बहुत सारे, तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारों में होता है पॉलीमॉर्फिज्म, हर एक इसके अंदर है, ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फाइलम द बॉडी इज सेगमेंटेड, सेगमेंटेड का मतलब सेगमेंट्स बने होंगे, तो ये फिर से जनरल फीचर का क्वेश्चन है। आई वंडर इफ समबडी थिंक्स दैट कि मैम तो हर एक चीज के लिए कह देते हैं कि ये तो ये तो जनरल फीचर से है और ये डायरेक्ट है। ट्रस्ट मी, दीज क्वेश्चंस आर डायरेक्ट एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अगर आप एक बार तैयारी करने शुरू कर देते हैं तो आपके लिए ये चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, सच में इजी है, यू कैन ट्राई, ठीक है। द आंसर इज एनालिट्स, यू कैन ट्राई, आप खुद से ट्राई कर लीजिए, किसी भी एक एनिमल किंगडम का या किसी का भी जनरल फीचर्स अच्छे से कर लीजिए, उसको सॉल्व द क्वेश्चंस जो डायरेक्ट होते हैं कि इसमें ये एब्सेंट है ये प्रेजेंट है, यू कैन सॉल्व देम सीरियसली, तो इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपैरस मैमल, ओविपैरस है, देखो ये विविपैरस है, तीनों, द आंसर इज ऑर्निथोराइनस, दिस इज योर ओविपैरस मैमल। ये मैमल के अंदर ओविपैरस, विविपैरस, ओविपैरस 3 सेगमेंट्स बनाते हैं, तीनों में हम एग्जांपल्स लिखते हैं कौन से होते हैं, तो ये फिर से वहां से क्वेश्चन आ गया, फिर ये आप यू कैन सॉल्व इट, या फिर आप क्लास में जब एक्सप्लेन करते हो उसके अंदर यू डेफिनेटली सॉल्व इट। मैं कह रही हूं यू कैन, एनीबडी कैन, है ना। देखो व्हेन यू थिंक दैट यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, आधी जंग तो आप वहीं जीत लेते हो, आपने कुछ सोच के ही डिसाइड किया होगा,
अब जितने बच्चे हैं जो HPTGT करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम करना चाहते हैं, आपने कुछ सोच के ही डिसाइड किया होगा ना कि यू हैव टू डू दैट। ऐसे तो नहीं कि पड़ोसी ने कह दिया और फिर आपने कर लिया। नो, आपको अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटी का पता होता है। एवरीबडी नोज। हमें कोई और जाने ना जाने, हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर मुझे कोई चीज करनी है, मुझे कोई एग्जाम करना, तो मुझे पता होगा कि मैं वो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। और एक और चीज है, फिर मेरा ऐसा सोचना कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी भी मेरे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो ऑलवेज थिंक वाइड एंड पॉजिटिव, है ना। हम चीजों को मैनिफेस्ट ही ऐसे करो कि हाँ वो चीजें जो है यू कैन डू इट, एटलीस्ट गिव अ ट्राई। और ट्राई का मतलब ये नहीं है फॉर्म भर दिया फिर पेपर देने चले गए। नो, ट्राई का मतलब होता है गिव योर 200%। जब आप उसमें 200% दे दोगे, उसके बाद भी आपको लगता है कि वो चीज नहीं हो रही है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी किस्मत में नहीं है। ठीक है। सो मैं शेयर करूंगी इस स्टेप को, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ओके। Our next one is which of the following is a flightless bird? Flightless का मतलब जिनके पास, जो कि उड़ नहीं सकते, flightless, है ना। तो the flightless bird is श्रुति, ये ऑस्ट्रिच के उसके अंदर आता है। ठीक है जी। और जैसे कोलंबा है, ये आपके न्योफ्रॉन है, कॉर्वस है, ये भी ये इसको कहते हैं। आई एम सो सॉरी अगर मैंने पीछे कोई वो कर दिया हो, उसके आई एम रियली सॉरी अगर कोई वर्ड ऊपर नीचे हो गया हो। ठीक है। तो बट हियर इज, जो ये बर्ड है कोलंबा, इसको कहते हैं शायद आप पिजन का वो, है ना। तो वो मैंने शायद पीछे उसमें कह दिया आपका इसमें वेयर इज दैट वन इज ये पॉइजनस लिजर्ड। सो इट इज नॉट योर पिजन एंड ऑल, यहाँ पर नहीं है वो। दीज आर दी लिजर्ड्स, है ना। मुझे आई रिकॉल्ड इट, शुक्र है मुझे यही रिमाइंड हो गया। ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट में जरूर आता कि ये तो चीज तो ऐसी है ही नहीं। ठीक है, तो आई एम मेकिंग श्योर कि ये चीज वो नहीं, डेफिनेटली वो नहीं है। ठीक है, तो लिजर्ड्स के टाइप्स हैं। दीज आर योर ये है आपके, जैसे वो होता है ना अलग अलग बर्ड्स के नाम, इनको और नाम भी दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तो इसका आंसर है आपका स्ट्रूथियो। ठीक है, इसको ये ऑस्ट्रिच के उसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर ऑफ। रेप्लम जो है ना वो ब्रेसिके फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट वो है, और ब्रासिका फैमिली का हियर इज योर मस्टर्ड। ब्रासिका फैमिली में मस्टर्ड के अंदर रेप्लम जो होता है वो प्रेजेंट होता है ओवरी फ्लावर के अंदर। पेरिडर्म इज फॉर्म्ड बाय, पेरिडर्म एक लेयर है आपकी, प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वो किस किस से बनती है? देखो, फेलम भी पेरिडर्म बनाता है, फेलोडर्म भी, फेलोजन भी। द आंसर इज all of these. So this was the last question of your video. ठीक है जी, जिसके अंदर आपने ये चीजें की। अभी जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं दे आस्क यूजुअली अ क्वेश्चन। ठीक है, कि बहुत पढ़ लिया। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने, जो पहली बार पेपर नहीं दे रहे हैं, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम, जो पहली बार कंपिटिटिव एग्जाम्स में नहीं बैठे। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि बहुत कोशिश कर ली फिर भी नहीं हो रहा, लेट्स गिव अ लास्ट ट्राई। किसी का लास्ट चांस होगा, किसी का फर्स्ट होगा, है ना। कोई एक बार देकर आया सिर्फ ये देखने के लिए कि पेपर कैसा आता है, उसके बाद आपको लगा ये तो पता नहीं कहाँ से ही आता है, फिर आप एक लेवल ऑफ वो डिलेमा में चले जाते हैं कि अब करूं ना करूं, होगा नहीं होगा। देखो एक चीज याद रखना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, देखो एग्जाम है, सब क्रैक करते हैं, जो नहीं करते और करते में सिर्फ एक ही फर्क होता है, मुझे ऐसा लगता है। विनर जो एग्जाम को क्रैक कर रहा था, मैं उस पर्सन को विनर एक कोड दे रही हूं। ठीक है, एक तरफ विनर है और एक तरफ लूजर है। लूजर मतलब जिससे वो नहीं हुआ, तो लूजर इज नॉट एन, ऐसे नहीं सोचना कि वी आर लूजर, हमसे नहीं हुआ। नो, सिर्फ कंसेप्ट समझो। विनर और लूजर में एक ही डिफरेंस होता है, दोनों मेहनत करते हैं। लूजर मेहनत, ऐसा तो नहीं है कि वो लूजर है उसने मेहनत नहीं की, नो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं, स्टिल उनका एग्जाम क्रैक नहीं होता है ना। तो वो उस इसलिए भी कंसीडर आर सेल्फ एज लूजर, हमसे हुआ नहीं, वी आर लूजर, यू आर नॉट लूजर। हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम हो, है ना, क्योंकि पढ़ने में तो आपने कोई कसर छोड़ी नहीं। अभी आप पढ़ कैसे रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। विनर्स के पास दे ऑलवेज हैव अ स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक चीज, मेक अ सिस्टम ऑफ स्टडी रादर देन थिंकिंग अबाउट गोल्स, है ना, कि मैं आज मैं इतना पढ़ूंगा, आज मैं इतना पढ़ूंगा।
डोंट डू दिस, गोल्स मत सेट करो, अपने दिन के गोल्स सेट करोगे तो फिर कैसे करोगे? गोल के साथ साथ चलो ठीक है, जिसको आदत है गोल सेट करने की, ओके फाइन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गोल्स, बट कभी भी देख लेना वो इंसान जो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चलता है, जिसका प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि आज मुझे, मतलब डेली मुझे चाहे आए चाहे मुझे ना आए, चाहे मुझे समझ आए चाहे ना आए, ठीक है, मैं 2 घंटे इस सब्जेक्ट को दूंगा ही दूंगा या दूंगी दूंगी, है ना, चाहे मुझे उसमें से 10% समझ आए चाहे मुझे 5%, बट आई विल स्टडी। आज 10 आए, या फिर आप डेली उस चीज को पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, इवेंचुअली आप यू विल सी वंडर कि 100% आपको वो चीज समझ आ गई है, क्योंकि आपने सिस्टमैटिकली वे से उस चीज को पढ़ा है। सिस्टम, अपना सिस्टम बनाओ पढ़ने का। डेली आप 2 घंटे किसी एक सब्जेक्ट पे लगा रहे हो तो उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो उसको, सिस्टम समझ आए ना आए उस चीज के बारे में मत सोचो। एक और चीज एग्जांपल देती हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, पढ़ना है वरना पेपर नहीं निकलेगा, पढ़ना है वरना पेपर, अरे पेपर निकले ना निकले उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी मेहनत कर रहे हो या आप उस चीज में कितना अपना इनपुट दे रहे हो, सिर्फ उस पर ध्यान दो, कितना दे सकते हो सिर्फ उस पर ध्यान दो, और वो आपका बनेगा सिस्टम से। तो ऐसे मत सोचो कि पेपर नहीं होगा नहीं होगा, व्हाई यू थिंक सो कि नहीं होगा? आप बैठे हैं, होगा, और होगा नहीं होगा छोड़ दो, आप मेहनत करो, आप उस पर काम कर रहे हो ना, होगा नहीं होगा बाद में देख लेंगे। तो ऐसे नहीं सोचना होगा नहीं होगा, पढ़ लेते हैं वरना नहीं होगा, पढ़ लो वरना नहीं होगा, डोंट थिंक लाइक दैट, ऐसे मत सोचा करो, ठीक है? तो ऐसे सोचोगे तो माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा, किस दिन नहीं पढ़े आपको लगेगा ये तो मेरा होगा ही नहीं। तो जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी मेरा पेपर नहीं हुआ, दे पीपल, दोज पीपल are also hardworking but they have some goals. Start doing it with system. एक पढ़ाई में सिस्टम बना लो, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, कुछ टाइम, कुछ दिनों तक सिस्टम बनाओ, ठीक है, और उसके बाद वापस वीडियो पे आके जरूर कमेंट करना कि सिस्टम के साथ पढ़ के ज्यादा अच्छा लगता है या गोल्स के साथ। डेफिनेटली सिस्टम्स के साथ, ठीक है। और मैं आई एम होपिंग कि आप लोग भी आके यही बोलो कि हाँ मैम सिस्टम से पढ़े तो सब समझ आ गया। तो हर एक चीज का ना, और ये जो मोटिवेशन ज़ील होती है खत्म नहीं होने देनी है, ठीक है। आज नहीं तो कल इवेंचुअली हो जाती है, आप सिस्टम से काम कीजिए, ठीक है। आज नहीं हुआ तो कल डेफिनेटली होगा। एटलीस्ट अपने मन में किसी चीज को लेकर रिग्रेट या गिल्ट मत रखो, है ना। तो और जितनी चीजें हो सकती हैं डू इट, जितने आप स्ट्रैटेजी, जितना कुछ आप कर सकते हैं एक चीज को अचीव करने के लिए, डू दैट, है ना। स्टार्ट डूइंग इट विद सिस्टम्स। तो पहले किसी भी चीज का सिस्टम बनाओ। सिस्टम देखो, यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी चीज कैसे चलती है, क्योंकि वी हैव सिस्टम, उनका सिस्टम होता है तभी तो चलता है। अब रोज वो गोल करे, आज वो थोड़ी है कि आज आपको इतने कस्टमर्स लेके, नो, आपको ये कि आपने, अगर आपने बायो की बुक उठाई है, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे औरों से कम समझ आए लेकिन मैं क्लास अटेंड करूंगा, करूंगी। एक बार अटेंड की, एक बार सुनी, दूसरी बार सुनी, डेली आप उस वीडियो को सुन रहे हैं, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट सुन रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकते हैं, हम 200% श्योर कि आपको जब वो चीजें समझ आएंगी आप उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। So this was the tip for winning, or the secret to win any exam and the secret to crack any exam. और भी चीजें शेयर करूंगी, stay tuned, stay connected. All the best जो बच्चे HPTGT के लिए प्रिपेयर या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक योर माइंडसेट, है ना, और पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए। उसके साथ जब आप चीजें करेंगे तो यू विल डेफिनेटली क्रैक इट, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं क्लासेस में, जिसको भी कोई डाउट्स हो दे कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं सबका जवाब दे दूं, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।